NCERT क्लास 11th चैप्टर 22। इसका नाम है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। इस चैप्टर में हम ग्लैंड्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में और इनके फंक्शंस के बारे में, डिजीज़ के बारे में, ये सब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन के बारे में। मैं यहाँ पे आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। ये जो कंटेंट मैंने लिया है वो एनसीईआरटी की ही साइट से है और बहुत ही वेरी ऑथेंटिक कंटेंट है। ये कोई मिसप्रिंटिंग नहीं है, आप टोटली रिलाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्रेडिट गोज़ टू एनसीईआरटी साइट। सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और हार्मोन्स के बारे में, इंग्लिश में भी इसे हार्मोन ही कहते हैं और हिंदी में भी हार्मोन ही कहते हैं। आइए देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं। ये जो ग्रंथियां हैं इनमें नलिकाएं नहीं होती है, इनको किसी भी तरीके की ट्यूब्स की ज़रूरत नहीं है, अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं, ट्यूबलेस ग्लैंड, ट्यूबलेस ग्लैंड। और इनके स्त्राव को हार्मोन कहते हैं। मतलब कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या सिक्रीट करती है, किसका स्त्रवण करती है, उसे कहा जा रहा है हार्मोन। मतलब कि हार्मोन का जो स्त्रवण है वो कौन करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हिंदी में बोले तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अच्छा, इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई थी, तो उसमें हार्मोन के बारे में क्या बताया गया था। हार्मोन के बारे में बताया गया कि जो एंडोक्राइन्स ग्लैंड है वो एक तरह का केमिकल रिलीज़ करते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो एक तरह का केमिकल सिक्रीट करते हैं, एक तरह का रसायन। केमिकल को हिंदी में बोलते हैं रसायन, जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं। मतलब कि ये जो केमिकल है जिनको फ्यूचर में हार्मोन कहा जाने वाला है, ये बॉडी के दूरस्थ पार्ट, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे ये बन रहा है हार्मोन, यहाँ पे एक हार्मोन बन रहा है, तो जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ ये हार्मोन जाएगा। मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, एक अंग से दूसरे अंग तक, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। इनको वैसे भी नलिकाओं की ज़रूरत है नहीं, ये एक तरह के केमिकल्स होते हैं, ब्लड में घुलते हैं और जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ उसके साथ बहते जाएंगे। ठीक है, तो ये थी सबसे पहले डेफिनेशन। बाद में थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया डेफिनेशन को, थोड़ा सा चेंज, कहना वही चाहेगा बट थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। अब उन्होंने क्या बोला, अब उन्होंने बोला है कि जो हार्मोन होते हैं वो सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन हैं जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। मतलब इन्होंने भी यही बोला है कि रसायन है, बट इन्होंने टर्म यूज़ कर ली सूक्ष्म मात्रा। सूक्ष्म मात्रा मतलब हार्मोन की एक लिमिटेड अमाउंट, थोड़ी सी ही अमाउंट। हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन भी डिजीज़ कॉजिंग होता है, बीमारियों का कारक होगा, और हार्मोन्स का कम स्त्रवण भी डिजीज़ कॉजिंग ही होगा। तो इसकी एक अमाउंट फिक्स है,
उतनी अमाउंट में ही अगर इसका स्त्रावण हो, सिक्रीशन हो, तो वेल एंड गुड। तो ये हार्मोन क्या है, सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाला रसायन है, छोटी सी ही मात्रा, अल्प, स्मॉल स्मॉल अमाउंट, जो अंतर कोशिकीय संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। अंतर कोशिकीय का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए दो टर्म आते हैं, अंतरा कोशिकीय और अंतर कोशिकीय। अंतर कोशिकीय होता है वो थोड़ा सा जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे होती है, मतलब कि अंतर कोशिकीय समझो, एक सेल दूसरी सेल, किसी भी तरीके का जो हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, फिर जाके दूसरी कोशिका तक पहुंचेगा। ये जो हार्मोन है वो एक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल, तब जाके वो दूसरे अंग तक पहुंचेगा, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचने वाला। ठीक है, इन्हें बोलते हैं अंतर कोशिकीय, इसे बोलते हैं अंतर कोशिकीय। बट अगर ये ऑर्गन या कोशिकाएं कुछ अगर इस प्रकार अरेंज हो तो क्या कहेंगे आप, ट्रैवल करना पड़ रहा है इसको, इस हार्मोन को यहाँ से निकल के यहाँ पहुँचना है तो ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है क्या, नहीं। तो ये है अंतरा कोशिकीय संदेशवाहक, और वो क्या था, अंतर कोशिकीय संदेशवाहक। ये क्लियर हो गई क्या टर्म, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, काफ़ी दूर दूर है, ये एक सेल से दूसरे सेल तक जाने के लिए इनको थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। बट यहाँ पे क्या है, कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, आजू बाजू ही है। ठीक है, तो एक हो गई पुरानी ओल्ड डेफिनेशन और एक हो गई थोड़ी सी मॉडिफाइड, और ये दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई अन्य अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं, मतलब बाय वन गेट वन फ्री। मतलब अंतःकोशिकीय जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं इनसे हार्मोन तो स्रावित होता ही है, इसी बहाने कुछ और भी अणु सम्मिलित हो जाएंगे, कुछ प्रोटीन चले गए, कुछ अमाइनो एसिड चले गए, कुछ एंजाइम भी चले गए साथ के साथ, मतलब इनके संग संग हो लेते हैं वो भी। नेक्स्ट क्या पॉइंट बोल रहा है, देखो, अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि एक शेरुकियों में कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य कर उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। यहाँ मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन किया गया है, मतलब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं ना वो मानव का अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ना कि किसी और के बारे में। अब अकशेरुकीय क्या होता है और कशेरुकी क्या होते हैं, ऐसे जीव जिनमें कशेरुकाएं नहीं पाई जाती है उन्हें बोलते हैं अकशेरुकीय, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स। और जो कशेरुकी होते हैं उन्हें इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्डेट्स। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स मतलब आर्थ्रोपोडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, मोलस्का, इसके अलावा भी और भी फाइलम आते हैं। कॉर्डेट्स में अपन आते हैं मैमल्स, और भी आते हैं, ठीक है। तो जो नॉन कॉर्डेट्स हैं, जो अकशेरुकी है, उनमें ये जो अंतःस्रावी तंत्र है ना वो थोड़े कम विकसित है। तो अगर कम विकसित है तो बहुत ही इजी गोइंग ही है, ज़्यादा लोड नहीं है, ज़्यादा हार्मोन का कोई लोड नहीं है। बट अपन क्या है, अपन कशेरुकी है, अपन कॉर्डेट्स हैं, अपने हार्मोन्स की बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं, ठीक है। अपना क्योंकि हाईली डेवलप्ड अंतःस्रावी तंत्र है, ठीक है। अच्छा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ
इनका कोई एग्जाम्पल बता सकता है कि कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती है? सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा है क्या है? थायराइड, पीयूष ग्रंथि, पैराथायरॉयड, एड्रिनल ग्रंथि, वृषण। ये सब उदाहरण है किसके? अंतःस्रवी ग्रंथियों के। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि अंतःस्रवी ग्रंथियों को या ग्रंथियों के बारे में बताइए या इन्हें परिभाषित कीजिए या टिप्पणी लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? आप सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले परिभाषा, डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में कौन कौन सी लिखेंगे? सबसे पहले ये चिरसम्मत वाली लिखेंगे। उसके बाद में कौन सी लिखेंगे? ये जो मॉडिफाइड है, रूपांतरित, ये। उसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम है तो आप ये 2 पॉइंट भी कवर करेंगे। उसके अलावा आपको एग्जाम्पल तो लिखना ही लिखना है। परिभाषा विथ एग्जाम्पल, ये तो लिखना ही लिखना है अगर आपसे अंतःस्रवी ग्रंथियों के बारे में पूछ लिया जाए। सेम हार्मोन के बारे में भी पूछ लिया जाए तो भी आपको परिभाषा लिखनी है और हार्मोन्स के एग्जाम्पल भी लिखने हैं। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन अंतःस्रवी ग्रंथियों और हार्मोन के बारे में। अब हम शुरू करेंगे 1 बाय 1 अंतःस्रवी ग्रंथियों के बारे में। सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसको भी मैं लेबल करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा हाइपोथैलेमस, ये देख रहे हैं एरो यहाँ पे। फिर ये आपको पीनियल ग्लैंड, यहाँ पे देखिए ये आपको पीयूष ग्रंथि, ये एग्जाम्पल है अंतःस्रवी ग्रंथियों के। थायराइड एवं पैराथायराइड, फिर अग्नाशय, फिर अधिवृक्क, फिर वृषण, ये नर में पाए जाते हैं, याद रखना। और अंडाशय किसे मिलती है? मादा में। ये कुछ अंतःस्रवी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। इनको 1 बाय 1 हम पढ़ने वाले हैं। ये लोग क्या करते हैं? अपने अपने हार्मोन सीक्रेट करते हैं। हाइपोथैलेमस अपना हार्मोन सीक्रेट करेगा, पीयूष ग्रंथि अपना हार्मोन सीक्रेट करेगा, और अंडाशय फीमेल्स वाले वो अपने हार्मोन सीक्रेट करते हैं, गर्ल्स हार्मोन। नर में कौन सा होता है? वृषण, वृषण करते हैं अपने हार्मोन। ये सभी ग्रंथियां अपने अपने हार्मोन को सीक्रेट करेगी, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस और इसका क्या फंक्शन है, क्या क्रियाविधि है, ये कैसा दिखता है, कितने पार्ट्स हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1। पहले हाइपोथैलेमस, फिर पीयूष, फिर पीनियल, थायराइड, 1 बाय 1 हम कंप्लीट करने वाले हैं, लाइन टू लाइन। ठीक है, आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कह रहे हैं इसमें कि जो हाइपोथैलेमस है वो डायसिफिलॉन का आधार भाग है। मतलब कि जो डायसिफिलॉन है, मान लीजिए डायसिफिलॉन है, इसका जो बॉटम वाला रीजन है, आधार भाग है, वो क्या है? हाइपोथैलेमस। यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिख रहा था ना हाइपोथैलेमस, ये देखिए, ये देखिए, ये आधार भाग, ये आधार भाग हाइपोथैलेमस कहला रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, यह शरीर के विविध प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है। मतलब जो डायसिफिलॉन का आधार भाग है हाइपोथैलेमस, इसके पास बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ठीक है, इनमें से जो कई हार्मोन्स हैं उनको कुछ कोशिकाएं सिक्रीट करती है। कुछ हार्मोन्स हैं जिनका सिक्रीशन एक तंत्रिका स्रावित कोशिकाएं करती हैं, जिन्हें न्यूक्ली कहते हैं। मतलब कि यहाँ से कुछ जो सेल्स हैं जिन्हें यहाँ पे तंत्रिका स्रावित कोशिकाएं कहा गया है, वो हार्मोन का सिक्रीशन करती है, स्रावण करती है।
इनका नाम क्या दिया गया है? न्यूक्ली। ये न्यूक्ली। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण का मतलब क्या होता है? मतलब बनाना, किसी चीज़ को सिंथेसाइज करना, बनाना, फॉर्मेशन करना, और इस द्रवण का नियंत्रण करती है। मतलब कि यहाँ से जितने भी हार्मोन निकल रहे हैं, मतलब मैं हाइपोथैलेमस की बात कर रही हूँ कि हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन निकल रहा है वो किस पे हुक्म जमाता है, किस पे अपना हुक्म जमाता है, किस पे अपना कंट्रोल दिखाता है? एक पीयूष ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो यहाँ से निकलने वाले जितने भी हार्मोन होते हैं वो पीयूष ग्रंथि के पास जाएंगे, और पीयूष ग्रंथि जो भी हार्मोन बनाएगा या जिसका भी स्त्रवण करेगा उसकी देखरेख ये वाले करेंगे, हाइपोथैलेमस वाले हार्मोन। ठीक है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो हाइपोथैलेमस है वो टीचर है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, वो स्टूडेंट है। तो टीचर क्या करेगा? जो स्टूडेंट है उसकी एक्टिविटी पे नज़र रखेगा, टोटल वॉच। वो काम करके ला रहा है कि नहीं ला रहा, याद कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, लर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब कि जो टीचर हैं वो पूरा देख रेख करते हैं स्टूडेंट की एक्टिविटी पे। उसी तरह जो हाइपोथैलेमस है ना, वो भी पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि की सारी एक्टिविटी पे ध्यान रखेगा। टीचर्स ने सारी एक्टिविटी ध्यान रखी है अपने स्टूडेंट की, वैसे ही हाइपोथैलेमस सारी एक्टिविटी ध्यान रखेगा पीयूष ग्रंथि की। मतलब हाइपोथैलेमस ने अपने कैंडिडेट छोड़ रखे हैं जिनका नाम हार्मोन है। इन्होंने हार्मोन को ऑर्डर दिया है कि जाओ और पीयूष ग्रंथि जो भी हार्मोन सीक्रेट कर रहा है या फिर कुछ भी बना रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे तक लेके आओ। मैं ही कंट्रोल करूँगा कि कब, कितनी बजे, कितना हार्मोन पीयूष ग्रंथि सीक्रेट करेगा। मेरे ही कंट्रोल में होगा ये चीज़। समझ गई ये बात? ये इसका मतलब यही है लाइन का कि पीयूष ग्रंथि बेचारा जो भी सिंथेसाइज कर रहा है या सीक्रेट कर रहा है, हाइपोथैलेमस उस पर पूरी निगरानी रखने वाला है। जो भी हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन निकालता है ना, वो हार्मोन पूरी देख रेख करेंगे पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स की। ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है? हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। मतलब ये जो हाइपोथैलेमस है, मैंने कहा था कि जो हाइपोथैलेमस है यहाँ से हार्मोन्स निकल रहा है, तो उसके भी दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है मोचक हार्मोन और दूसरा प्रकार है निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या लिखेंगे? ऐसे हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन से स्रावित को प्रेरित करते हैं, प्रमोट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। मतलब मोचक हार्मोन वो होंगे कि जहाँ जाएंगे वहाँ पे, जहाँ जाने से मतलब क्या है, पीयूष ग्रंथि के पास जाएंगे और ये बोलेंगे कि चलिए भाई अपना हार्मोन का स्रावण स्टार्ट कर दो। आप स्टिमुलेट करवाएगा ये जाके, चलो काम शुरू करो अपना। और निरोधी हार्मोन क्या होते हैं कि ये हार्मोन जाएंगे पीयूष ग्रंथि के पास और उसे बोलेंगे कि काम बंद करो, काम रोको। ठीक है। मतलब हाइपोथैलेमस ने दो तरीके के हार्मोन सीक्रेट किए हैं। एक हार्मोन बोलेगा कि चलो काम शुरू करो, और एक हार्मोन बोलेगा कि रोको, स्टॉप। मतलब टीचर है, टीचर स्टूडेंट को बोलेगा चलो पढ़ाई स्टार्ट करो, और दूसरी क्या बोलेगा, बदमाशी बंद करो। समझ गए? तो ये हैं दो टाइप के हार्मोन। एक तो काम स्टार्ट करवाने वाले और एक काम को रोकने वाले। ये दोनों ही ज़रूरत है, इन दोनों की ही हार्मोन की ज़रूरत है बिल्कुल।
अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई हार्मोन स्रावित होने लग गया तो उसे रोकना भी तो पड़ेगा। मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में कि सूक्ष्म मात्रा ही इनफ है, सूक्ष्म मात्रा ही काफ़ी है वर्किंग प्रोसेस के लिए। थोड़ी सी अमाउंट ही चाहिए हार्मोन की, बहुत सारा थैला भर के नहीं चाहिए हार्मोन, थोड़ा सा ही हार्मोन चाहिए। तो मतलब अगर मोचक हार्मोन बार बार बोलेगा इस तरह विद करो, इस तरह विद करो, तो अमाउंट तो बढ़ ही जाएगा उस हार्मोन का। तो कोई तो होना चाहिए कि उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करे कि नहीं भाई जी इतना ही, बस इतना ही। तो निरोधी हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को रोकता है कि बस इतनी ही ज़रूरत है, रोक दो इस काम को अभी भी। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है जो कि हमें याद करना है। क्या दिया गया है कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन, याद रहना चाहिए नाम, ये वाला हार्मोन के स्राव पीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्रवण को प्रेरित करता है। मतलब कि ये है मेरी हाइपोथैलेमस, ये क्या है, हाइपोथैलेमस है, हाइपो शॉर्ट में लिख रही हूँ, हाइपोथैलेमस। यहाँ से इन्होंने एक हार्मोन को निकाला, गोनेडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये वाला हार्मोन निकाला। ठीक है, ये किसके पास गया हार्मोन, पिट्यूटरी के पास, पीयूष के पास, पीयूष के पास गया और इसने गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को बोला कि चलो स्रवण शुरू करो, मतलब सिक्रीशन स्टार्ट करो। मैंने क्या बताया था, एक होते मोचक हार्मोन, एक होते निरोधी हार्मोन। मैं मोचक हार्मोन के बारे में बता रही हूँ कि हाइपोथैलेमस जी ने ऑर्डर दिया अपने एक गोनेडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन को कि चलो जाओ पीयूष ग्रंथि के पास जाओ और मैंने जो काम बोला है वो उससे शुरू करवाओ। तो जी गोनेडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन गए किसके पास, पीयूष ग्रंथि के पास। किसको एक्साइटेड किया, गोनेडोट्रोपिन को। इसको क्या आदेश दिया कि चलिए काम शुरू कीजिए अपना, जो स्त्रवण करने के लिए बोला था वो स्त्रवित कीजिए। मतलब कौन सा हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसके संश्लेषण को, एक तो इसको बनाओ और दूसरा इसको सिक्रीट करो। अब ये जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा जेनाइटल एरिया पे, जनन अंगों के पास, वहाँ पे इसका यूज़ है जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। अब मैं आपको निरोधी हार्मोन का एग्जांपल देती हूँ। अभी तो मैंने मोचक हार्मोन का दिया था कि काम शुरू कैसे करवाता है। अब मैं क्या दूंगी, निरोधी हार्मोन का एग्जांपल। अब हाइपोथैलेमस से ही एक हार्मोन सिक्रीट होता है, एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो पीयूष के पास जाएगा। एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। ये हार्मोन ये किसके पास जाएगा, पीयूष के पास। पीयूष के पास गया और इसने बोला कि फटाफट ग्रोथ हार्मोन को स्टॉप करो। सोमेटोस्टेटिन आया, कहाँ से आया, हाइपोथैलेमस। क्यों, क्योंकि ऑर्डर दिया हाइपोथैलेमस ने कि सोमेटोस्टेटिन तुम जाओ किसके पास, पीयूष ग्रंथि के पास जाओ और क्या करना है, वहाँ जाके एक वृद्धि हार्मोन है, एक ग्रोथ हार्मोन है, उसे जाके रोकने का, उसे जाके रोको। तो ये क्या करेगा, जो भी ग्रोथ हार्मोन का स्रवण कर रहा है उसको रोक देगा। ये इनहिबिट का साइन है, रोकने का, स्टॉप। और यहाँ पे क्या था, ये तो प्रमोट कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस की तंत्रिका कोशिकाओं से प्रारंभ होके यहाँ से स्टार्ट, फिर कहाँ जाएंगे हार्मोन, तंत्रिकाक्ष, फिर कहाँ जाएंगे, इसके एंड पर, तंत्रिका सिरों पर पहुँचते हैं और फिर रिलीज कर देंगे अपना अपना स्रवण। मतलब कि मान लीजिए ये अपनी तंत्रिकाक्ष है, मान लीजिए ये कोशिका है, हमारी तंत्रिका कोशिका है। यहाँ से सिग्नल स्टार्ट होगा, यहाँ से सिग्नल स्टार्ट होगा, फिर ये कहाँ जाएगा, तंत्रिकाक्ष तक,
फिर थोड़ा और ट्रैवल करेगा, फिर और ट्रैवल करेगा और ये तंत्रिका के सिरों पर पहुंच जाएगा। रसायन है तो है ये। और फिर यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियमन करते हैं। दूसरा पॉइंट, पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकीय नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। मतलब जो हाइपोथैलेमस का आगे का पार्ट है ना, आगे का पार्ट, वो ये कंट्रोल करेगा, ये परिवहन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो ये पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे का, ये तो अग्र भाग है और ये पश्च भाग है। ये कंट्रोल कौन करता है? सीधा हाइपोथैलेमस। समझ गए? अग्र भाग कोई और कंट्रोल कर रहा है आगे का, और बाकी पीछे का पूरा भाग कौन कंट्रोल कर रहा है? पीयूष का, हाइपोथैलेमस। तो ये था थोड़ा बहुत हाइपोथैलेमस के बारे में।